कहानी शुरू होती है तो हमें ऊटी के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट पिकनिक मनाने के लिए आए हुए होते हैं। उसी ग्रुप में एक लड़की होती है जिसके साथ उस जंगल में एक अजीब सी घटना घटती है। वो लड़की उससे बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहीं के लोकल प्रोफेसर प्रोफेसर अग्नि सूर्य उस लड़की को हॉस्पिटल में देखने के लिए आए हुए होते हैं। उस लड़की की हालत देख के प्रोफेसर कहते हैं कि ये लड़की दिमागी तौर से मरीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी शैतानी रूह का साया है जो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए यहाँ आई है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वो इस लड़की को छोड़ेगी नहीं, और ये लड़की ज़्यादा देर तक उस रूह को अपने अंदर नहीं रख सकती। इसकी डेथ हो सकती है और कुछ ऐसा ही होता है, वो लड़की कुछ देर बाद ही मर जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें मुंबई के एक क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। उसी पार्टी में एक संजना नाम की लड़की होती है जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड आदित्य धनराज अब उस पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उस पार्टी में संजना अपने पति से झगड़ा करके घर के लिए अकेले ही रवाना हो जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद हम संजना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे आदित्य उसके पास है। संजना आदित्य से कहती है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारे बीच में बहुत झगड़े होते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेट्स गेट द डाइवोर्स। लेकिन आदित्य संजना से प्यार करता है, वो उसे डाइवोर्स देना नहीं चाहता, वो उससे अलग भी होना नहीं चाहता। इसीलिए वो उसे कहता है कि कुछ दिन के लिए हम लोग कहीं फॉरेन लोकेशन पे छुट्टियां मनाने के लिए चले। लेकिन यहाँ पे संजना उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं कहीं फॉरेन लोकेशन पे नहीं, बल्कि ऊटी जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अपने प्यार की शुरुआत वहीं से की थी। अब कहानी को आगे बढ़ाना है तो चलो ऊटी। संजना और आदित्य दोनों ऊटी पहुंचते हैं। रास्ते में संजना यहाँ वहाँ के लोकेशंस को देखती है। जब वो अपने फार्म हाउस पहुंचती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, कैसे आदित्य उसके प्यार में दीवाना था, उसके लिए खाना बनाया करता था। उसी रात संजना को नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपने घर के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। वो वहाँ के सन्नाटे को सुनने की कोशिश करती है, तभी अचानक से उसके घर के सामने जंगलों में से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। संजना आधी रात को उस चीखने वाली आवाज़ को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि मानो उस जंगल में कोई है जो उसको बुला रहा है, उससे कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक से आदित्य उसके पीछे आ जाता है। आदित्य उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो संजना उसे बताती है कि मुझे यहाँ से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए मैं यहाँ इस जंगल में आ गई। आदित्य उसे कहता है कि मुझे किसी भी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तुम्हारा ये वहम है। संजना उस बात को वहीं काट देती है और सोने चली जाती है। अब अगली सुबह आदित्य धनराज अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, अजय और प्रिया। अजय प्रिया संजना और आदित्य के कॉमन फ्रेंड रहते हैं। आदित्य दोनों से मिलता है और संजना के बिहेवियर के बारे में दोनों से बात करता है। वो कहता है कि संजना के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, वो थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी है, यहाँ तक कि वो अब उससे अलग भी होना चाहती है। उसके और मेरे बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं। यहाँ पे ये दोनों फ्रेंड्स उससे ये कहते हैं कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे हम सॉल्व करेंगे, तुम्हारे बीच की जो दूरियां हैं उसे कम करेंगे। इन शॉर्ट ये दोनों उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संजना अपने घर में अकेले बैठ के गार्डनिंग कर रही होती है। तभी उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। वो इस घटनाओं से डर जाती है और तभी अचानक से उसके सामने एक औरत आ जाती है। वो औरत संजना से कहती है कि मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ। संजना उस औरत से कहती है कि तुम्हारे से पहले इस घर में एक रॉबर्ट नाम का आदमी काम करता था, वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ है। तब वो औरत संजना को बताती है कि रॉबर्ट कई महीनों से लापता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है उसके पास। संजना उस औरत से रॉबर्ट के घर का पता पूछती है और उसके घर पे जाती है। संजना जब रॉबर्ट के घर जाती है तो वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो रॉबर्ट की पहचान की होती है। वो औरत संजना से कहती है कि रॉबर्ट कई महीनों से लापता है, लेकिन लापता होने से पहले वो अजीबोगरीब हरकतें करता था। उसे आवाज़ें आती थी, उसे किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी, वो पागलों जैसा बिहेव करता था। उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। संजना इस बात को जब सुनती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि पिछली रात जो घटना उसके साथ घटी वो कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत था। अब उसी रात संजना और आदित्य दोनों घर में अकेले होते हैं। तभी अचानक से संजना को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसे कोई देख रहा हो। वो आदित्य से कहती है कि हो ना हो यहाँ पे कोई है, लेकिन आदित्य संजना को समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारा वहम है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं हो रहा है। जब आदित्य संजना की बातों पे बिलीव नहीं करता तो संजना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है।
अब अगली सुबह संजना अपनी फ्रेंड प्रिया से मिलती है। वो उसे सारी बात बताती है जो उसके साथ घटनाएं घट रही हैं। वो उसे सारी मोमेंट्स शेयर करती है। यहाँ पे प्रिया संजना को सहमति देती है। वो कहती है कि वो उस पर बिलीव करती है। उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही है वो उस पर विश्वास करती है। इसीलिए वो संजना को एक एडवाइस देती है। वो कहती है कि आप यहाँ के एक लोकल प्रोफेसर अग्नि से मिलो। वो इस सब चीज़ में स्पेशलिस्ट है। आपकी मदद वो ज़रूर करेंगे। अब ये दोनों प्रोफेसर अग्नि से मिलते हैं। प्रोफेसर अग्नि संजना के घर विजिट करते हैं। वो संजना के घर को एग्जामिन करने लगते हैं। वो कहते हैं संजना को कि तुम्हारे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। इट मीन्स तुम्हारे घर में किसी रूह का साया है। संजना कहती है इसे हम कंफर्म कैसे करेंगे। तब प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि मुझे तुम्हारे घर में कुछ रिचुअल्स करने होंगे जिससे मैं ये कंफर्म कर पाऊँगा कि इस घर में कुछ रूह है या नहीं है। तब वो एक रिचुअल्स करते हैं। वो एक नींबू रखते हैं। वो संजना से कहते हैं कि अगर ये नींबू शाम तक लाल हो जाएगा इट मीन्स तुम्हारे घर में किसी रूह का साया है। अगर ना हुआ तो समझ लेना कि कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। शाम होते ही संजना उस कमरे में जाती है जहाँ पे रिचुअल्स किया हुआ होता है। संजना ये देखना चाहती थी कि उस नींबू का रंग बदला है या नहीं बदला है। वो जब उस नींबू को चेक करती है तो वो देखती है कि उस नींबू का रंग लाल हो गया है। वो पूरी तरह से डर जाती है और रोते रोते आदित्य के पास जाती है। वो आदित्य से रोते रोते कहती है कि इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था जो कि मैंने तुमसे कहा था पर तुमने मेरी बात का बिलीव नहीं किया। अब देखो ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई है। यहाँ पे संजना प्रोफेसर अग्नि के बारे में भी बताती है जिससे आदित्य बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अगली सुबह प्रोफेसर को उल्टा सीधा बोलने लगता है। अभी मूवमेंट की वजह से आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पे आया था संजना को लेके हॉलीडे मनाने के लिए, लेकिन संजना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। इसीलिए आदित्य वापस मुंबई जाने का प्लान बनाता है, लेकिन रास्ते में प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से वो मुंबई जा नहीं पाते और वापस ही अपने फार्म हाउस पे चले आते हैं। वापस जब आदित्य आता है तो उसे पता चलता है कि मुंबई में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो वो मिस नहीं कर सकता। इसीलिए वो संजना को यहाँ पे छोड़ के वो कहता है कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। वो यहाँ पे संजना को अपने दोस्तों के भरोसे छोड़ के वापस मुंबई चला जाता है। अब उसी रात प्रिया और संजना दोनों घर में अकेले होते हैं। प्रिया संजना को समझाती है कि आदित्य घर में नहीं है तो तुम्हारा इस तरह से घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये तुम भी जानती हो कि इस घर में किसी रूह का साया है। लेकिन संजना प्रिया से कहती है कि तुम अपने घर जाओ, मैं उस रूह का सामना करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठी हूँ। मैं उस रूह से पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसे क्या दिक्कत है, वो मुझसे क्या कहना चाहती है। मैं अगर उससे डरी तो वो मुझे और डराएगी, लेकिन अगर मैं उसका सामना करूँगी तो शायद मुझे सच्चाई पता चलेगी। इसीलिए वो प्रिया को अपने घर से जाने के लिए कहती है। प्रिया उस घर से चली जाती है। संजना आप कमरे में अकेले होती है। तभी उसके साथ कुछ अलग ही मोमेंट होता है। उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कोई भी देख के डर जाएगा। संजना उस रूह से डरने लगती है और रोते रोते अपने घर के बाहर चली जाती है। वो रूह से चिल्ला चिल्ला के बाहर से कहती है कि ये मेरा घर है, मैं तुम्हें अपने घर में कब्जा करने नहीं दूंगी। इसी तरह से वो रात संजना की बाहर ही निकल जाती है। अगले दिन सुबह संजना प्रोफेसर अग्नि से मिलती है। कहती है कि इस रूह का सामना मैं अकेले नहीं कर सकती। आखिर ये रूह मुझे क्यों परेशान कर रही है, क्यों मेरा पीछा कर रही है, इसका पता लगाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रोफेसर संजना की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो संजना के साथ बीती हुई सारी घटनाओं को गौर से सुनते हैं। तभी उन्हें एक बात याद आती है। वो ये बताते हैं संजना को कि कुछ महीने पहले जंगलों में कॉलेज की एक स्टूडेंट जिसके साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, लेकिन उसकी हालत देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दिमागी मरीज़ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी रूह का साया है और वो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए आई हुई है। शायद तुम्हारे साथ जो भी कोई घटना घट रही है वो इस केस से रिलेटेड तो नहीं है। तब संजना को प्रोफेसर वो टेप दिखाते हैं जिसमें उस लड़की की पूरी रिकॉर्डिंग की हुई होती है। संजना उस प्रोफेसर से पूछती है कि ये लड़की किस जगह और कौन से जंगल में पाई गई थी और किसके साथ क्या हुआ था। अब ये तीनों उसी जंगल में उसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। प्रोफेसर संजना से कहते हैं कि तुम्हारे साथ घटनाएं घट रही हैं, शायद वो आत्मा तुमसे ही बात करना चाहती है। इसीलिए वो संजना को गाड़ी से उतरने के लिए कहते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वो तुमसे बात करना चाहती है,
तुम्हें कुछ बताना चाहती है, इसीलिए सच का पता लगाना है तो तुम्हें आगे ही अकेले बढ़ना होगा। संजना गाड़ी से उतरती है और आगे बढ़ती है। तभी उसके साथ एक अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। वो रूह संजना को डराने लगती है, उसे परेशान करने लगती है। संजना उस रूह से डर के आगे भागती है। वो उससे अपनी जान बचाने के लिए जंगलों के अंदर जाती है। तभी अचानक से वो रूह उसे हवा में उछालती है और ज़मीन पर पटक देती है। संजना जब नीचे गिरती है तो वो देखती है कि सामने एक पिस्तौल रखा हुआ है। संजना उस पिस्तौल को उठाती है। तभी प्रिया और प्रोफेसर भी संजना के सामने आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि संजना, प्रिया और प्रोफेसर इस पिस्तौल की डिटेल जानने के लिए शॉप में जाते हैं, जहां पे उन्हें पता चलता है कि ये रिवॉल्वर किसी रिटायर अर्जुन मलिक की है, जो कई महीनों से इस रिवॉल्वर की सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे संजना समझ जाती है कि हो ना हो रिटायर अर्जुन मलिक ही इस केस से रिलेटेड है। तभी वो रिटायर अर्जुन मलिक की डिटेल निकालती है और उसे कॉल करती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी रिवॉल्वर जंगलों में मिली है और मुझे तुमसे बात करनी है। तब रिटायर अर्जुन मलिक उसे मना कर देते हैं, लेकिन संजना की बात सुन के कर्नल अर्जुन मलिक संजना से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह ये तीनों अर्जुन मलिक से मिलने के लिए उनके घर पे जाते हैं। अर्जुन मलिक से मिलते ही संजना उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, उसे भला बुरा कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे ही किसी गलत काम की वजह से आज वो लड़की जिंदा नहीं है, शायद तुमने ही कुछ उसके साथ गलत किया हो। तब अर्जुन मलिक सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी बेटी थी, वो एक दिमागी तरीके की मरीज थी। वो कहते हैं कि उसने कभी मुझे पिता होने का कोई सुख नहीं दिया। उसे मैं अक्सर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करता था, वो लेकिन किसी न किसी वजह से वहाँ से भाग जाया करती थी। एक दिन अचानक वो मुझे मेरे ही कमरे में लॉक करके भाग गई। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरा रिवॉल्वर भी गायब है। तब से आज तक मैं उसके बारे में जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जानकारी अब ख़त्म हुई जब तुमने मुझे फ़ोन किया, जब तुमने मुझे उसके मर्डर के बारे में बताया। अब अगले सीन में हम प्रोफेसर, संजना और प्रिया को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पे ये तीनों इसी केस के सिलसिले में बातें कर रहे होते हैं। प्रोफेसर संजना से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस लड़की के पीछे का राज जानना है तो तुम्हें एक रिचुअल्स परफॉर्म करना होगा। तुम्हें उस लड़की के रूह को बुलाना होगा, उससे बातें करनी होगी और उससे ये पूछना होगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। अगर तुम्हें राज जाना है तो तुम्हें ज़रूर करना होगा। प्रोफेसर संजना को वॉर्न भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इसे परफॉर्म करने के बाद शायद तुम्हारी जान भी चली जाए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? संजना कहती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं इस लड़की के पीछे का राज जानना चाहती हूँ, भले इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब संजना उस रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगती है। वो उस रिचुअल्स के थ्रू उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसके साथ एक अलग ही मूवमेंट होता है। एक अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ घटने लगती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम आदित्य को देखते हैं, जो कि घर वापस आ चुका है। आदित्य जब घर के अंदर वापस आता है तो वो देखता है कि संजना एक अलग ही लुक में बैठी हुई है। आदित्य संजना को देखता है, वह उस पर नाराज़ होता है। तब संजना आदित्य को अपने मीठी मीठी बातों में फुसलाने की कोशिश करती है। आदित्य उसकी बातें तो सुनता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर भी लगा होता है कि आखिर में संजना के अंदर इतना बदलाव कैसे आया। वो संजना की बातों को जब गौर करता है तो वो देखता है कि अचानक संजना के चेहरे का हाव भाव बदला हुआ है। संजना का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। वो संजना के चेहरे को देख के डर जाता है और उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है कि तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हो सकती है। इतना कहते ही वो संजना को अपने पास से झटक देता है और संजना इस बात को जब सुनती है तो वो आदित्य से पूछती है कि ये किसके बारे में तुम बात कर रहे थे, कौन थी वो, किसको तुमने कहा कि तुम मर गई थी, मुझे सच जानना है। अब ना चाहते हुए भी आदित्य संजना के सवालों का जवाब देता है। वो उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब कुछ साल पहले वो यहाँ पे अकेले बिजनेस के सिलसिले में आया था, तब उसकी मुलाकात मालिनी नाम की एक लड़की से हुई थी। उसी दौरान दोनों के बीच में प्यार हो गया था और दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे थे। मालिनी अच्छी तरह से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ। कुछ दिन बाद मालिनी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं तुमसे बात करता हूँ। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और मालिनी को अपना लूँ। माली दिन ब दिन अग्रेसिव होती जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के, उसकी हरकतें देख के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मैंने फिर उससे दूरियाँ बनाना शुरू कर दी, लेकिन ये दूरियाँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तब मैंने देखे घर के दरवाजे खुले हुए हैं और घर की सीढ़ियों पे खून के छींटे भी
पड़े हुए हैं। जब मैंने घर के अंदर आके देखा तो मैंने देखा अपने घर का नौकर रॉबर्ट की बुरी हालत है। मैंने रॉबर्ट से पूछा उसकी ऐसी हालत किसने की, तब उसने बताया कि मालिनी गन लेकर आई है और वो गन पॉइंट पे सबको डरा रही है। तब मैं ऊपर के कमरे में जाके जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मालिनी अपने आप को गन पॉइंट करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और उसे अपना लूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से हम दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। इस बहसबाजी के दौरान मालिनी बहुत एग्रेसिव हो गई और उसने अपने आप को ही शूट कर दिया। इस नाजुक हालत में एक रॉबर्ट ही मेरा सहारा था। की हेल्प से मैंने मालिनी की डेड बॉडी को उस जंगल में जाके दफना दिया और उस गन को वहीं पे फेंक दिया। पूरी सच्चाई जानने के बाद अब संजना आदित्य से खफा है। वो उससे पूरी तरह से नाराज़ है। वो उसे उसकी बेवफाई पे ताने मारती है और उससे नाराज़ हो जाती है और आदित्य के साथ दूरियां बनाने लगती है। इनफैक्ट वो आदित्य का घर छोड़ देती है। पूरी सच्चाई जानने के बाद प्रोफेसर संजना से कहते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आदित्य का घर छोड़ के। इनफैक्ट तुमने बहुत बड़ी गलती की आदित्य को अकेला छोड़ के। मालिनी की रूह यही चाहती थी कि तुम आदित्य से दूर रहो ताकि वो आदित्य का खून करके उसकी रूह को अपने साथ ले जाए। जब तक तुम उसके साथ थी तुम उसकी ताकत थी, अब तुम उससे दूर हो। तुम आदित्य पूरी तरह से अकेला है और ये मालिनी के लिए बहुत आसान होगा। प्रोफेसर की बात सुन के संजना को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है। इसीलिए वो आदित्य के घर वापस जाती है आदित्य को अपने साथ रखने के लिए। लेकिन उससे पहले ही मालिनी संजना का रूप धारण करके आदित्य के पास पहुंच जाती है। आदित्य इस खेल को समझ नहीं पाता और संजना से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन मालिनी जो संजना का रूप धारण करके आई थी वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी, इस रूह से तुम्हें मैं बचाऊंगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आदित्य भी संजना के साथ चल देता है ये सोच के कि ये मेरी वाइफ संजना है। लेकिन जब वो गाड़ी चलाता है तब वो देखता है कि ये संजना नहीं बल्कि मालिनी है और मालिनी का एक गंदा सा रूप देख के वो डर जाता है और जिस वजह से वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ऑपरेशन हो रहा है। संजना उसको दूर से देखती है। उसे रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती थी जिस वजह से आज आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी प्रोफेसर अग्नि संजना के पास आते हैं। वो कहते हैं कि ये सभी घटनाओं के पीछे मालिनी के रूह का ही हाथ है। अगर तुम अपने आदित्य को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मालिनी की डेड बॉडी को ढूंढ के उसका अग्नि दहन करना होगा, जिस वजह से उसकी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा आदित्य भी बच जाएगा। अब संजना प्रोफेसर की बात सुन के मालिनी की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं संजना, प्रिया और प्रोफेसर उसी जंगल में मालिनी की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब ये मूवी का आखिरी सीन है इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं इस मूवी के एंडिंग सीन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और मुझे पता है कि आखिर में हीरो हीरोइन की जीत होती है, ऑब्वियसली आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बेचारे इसमें प्रोफेसर की जान चली जाती है जो इस पूरे मूवी में एक मेन रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। मिस्टर आशुतोष राणा की डेथ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो जितना मालिनी नहीं डराती उतना ये आखिरी सीन में ये डराते हैं सीरियसली। इस मूवी के आखिरी सीन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मेरी खुद की फट रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।